प्यारे छात्रों, आज हम वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे जहां पे हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। अभी तक हमने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखा था, एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन देखा था। अगर हमारे पास छोटा सा शॉर्ट टर्म में अगर सबको देखना चाहें तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले वेक्टर की बात करी थी। आपको पता होगा वेक्टर की बात करते हैं तो बोलते हैं ये हमारा टेल पॉइंट होता है, ये हमारा हेड पॉइंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं वेक्टर ए। अगर वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन सिंबल सबको पता था। फिर हमने बात करी थी अगर कोई वेक्टर ये होगा तो उसको हम एक अनदर वेक्टर बोलते हैं, दैट इज होता है टेल पॉइंट, जिसको बोलते हैं हेड पॉइंट। अब वेक्टर का समेशन था। अब हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर, तो हमने क्या बात करी थी, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन होता है तो लॉजिक क्या होता है, टेल जो होगा वेक्टर बी का वो हेड पे किस पे होगा, वेक्टर के हेड पे होगा। अब देखो हमने इसको पढ़ा था रिजल्टेंट एज ए वेक्टर फॉर्म, आपको पता होगा दिस इज द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट। अब देखिए ये टेल है, ये क्या होगा, हेड। तो रिजल्टेंट को हमने क्या लिखना सीखा था, आपको पता ही होगा। हमने क्या लिखा था, वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर हम बात करें एंगल की बात, तो क्या बोला था हमने, एंगल बिटवीन वेक्टर की बात तभी आती है जब वो मिनिमम एंगल होता है दो वेक्टर के बीच में। फिर थोड़ा सा डिस्कस करें, सर एंगल निकालते कैसे, तो हमने क्या बताया था, एंगल निकालने का तरीका होता है जब टेल टू टेल वेक्टर का ज्वाइंट होता है। टेल टू टेल वेक्टर को ज्वाइंट करते हैं। अगर मान लीजिए वेक्टर ए था, वेक्टर बी था, हमने क्या किया, दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइंट किया। इसका दो एंगल होगा, एक था थीटा और दूसरा होगा ये फाई, ठीक है। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, लेकिन हमारा कंसर्न यही था थीटा और फाई में जो छोटा एंगल होगा, द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन द वेक्टर इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ वेक्टर। तो हमको ये लगता है कि देखो भाई ये यहां से यहां तक ये बहुत बड़ा एंगल होगा, क्या होगा, एज कंपेयर टू थीटा फाई क्या है, बड़ा है। इसका मतलब फाई तो एंगल बिटवीन वेक्टर नहीं हो सकता। तो हमने क्या बोला था, स्मॉलेस्ट एंगल है थीटा, तो थीटा को हम लोग क्या बोलते थे, एंगल बिटवीन वेक्टर, करेक्ट है। अब वही बात को डिस्कस करा जाए तो पता चलता था ये हमारा थीटा होता है ड्यू टू पैरेलल लिगेंस, ठीक है। इसको यहां से वहां शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये थीटा तो ये थीटा, लाइन का रोल्स, ये इंटरसेक्शन सेम है, ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा। फिर हमने इसको प्रूफ करके बताया था, आपको रिजल्ट पता होगा, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो हमारा जो रिजल्ट आया था, रिजल्टेंट आया था आर इज इक्वल टू, आप सबको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां पर थीटा क्या था, ए था वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी था वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, एंड 2ab जो कॉस थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये हमारा रिजल्टेंट था। फिर हमने यहां से एक और चीज डिस्कस किया था कि एंगल बिटवीन वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट एंड हॉरिजॉन्टल कितना होता है, जिसकी चर्चा हमने करी थी, ये 10 अल्फा होता है। तो 10 अल्फा लिखने की कहानी हमने क्या बताई थी, 10 अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां से निकालना आसान है, अगर एंगल बिटवीन वेक्टर हमको पता होगा थीटा, तो हम लोग बी का वैल्यू पता है, थीटा पता है, तो यहां से अल्फा निकाल सकते हैं। इसी चीज को हमने मल्टीपल वे में डिस्कस किया था। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लीजिए। हमने क्या बताया था, अगर कोई वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप के फॉर्म में होता है, अगर कोई वेक्टर एक्स आई कैप वाई जेड कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप फॉर्म में होता है, तो हम लोग उसके मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, जो कि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करता है। बोलोगे सर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला में बताया था x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 सब का करस्पॉन्डिंग का स्क्वायर होता था, बट आपने यहाँ x स्क्वायर लिखा, y स्क्वायर लिखा, z स्क्वायर लिखा। इसका मतलब देखो बच्चों बता ये रहा है कि जो x2 माइनस x1 का फॉर्म था वो ऑरिजिन था, y2 माइनस y1 भी क्या था, ऑरिजिन था, एंड z2 माइनस z1 भी क्या था, वो
ऑरिजिन था, और 2 में क्या था, एक्स वाई जेड था। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि कभी कभी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर के फॉर्म को ये यूटिलाइज करते थे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे यही आता है हमारे लिए कि जो भी वेक्टर सम के फॉर्म में हो, इस तरह का वेक्टर रिजल्टेंट्स लिखना हो और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना हो, तो हम लोग इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। और हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी सम में। सम में क्या चर्चा करी थी, अगर वेक्टर ए को मान लेते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप था, ठीक है, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू x2 i कैप y2 j कैप एंड z2 k कैप था। हमको बोला था एक रिजल्टेंट होगा, और वो लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको लिखने की बात हमने कही थी कि आम के साथ आम ही ऐड होगा, आम के साथ मैंगो ऐड नहीं, सॉरी अमरूद ऐड नहीं कर सकते। तो देखो अगर आई कैप की बात आई है तो आई कैप एक यूनिट है, तो आई कैप में क्या है, x1 प्लस x2। अगर जे कैप की बात करें तो क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस जेड कैप की बात करें, के कैप की बात करें, क्या होगा, z2। ये चीज हमने एक्चुअली समेशन में डिस्कस किया था, और थोड़ा सा चर्चा करी थी हमने सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट पे। तो थोड़ा सा और डिटेल्स में हम लोग सब्ट्रैक्शन को देखते हैं। इसी चीज का वो रेप्लिका होता है। अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन की बात करें तो हमने क्या बताया था, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, अगर रिजल्टेंट की बात करें तो एडिशन ऑफ ए नेगेटिव वेक्टर विथ अनदर वेक्टर। अगर मान लो हमारा वेक्टर ये ए था, ठीक है, ये हमारा वेक्टर बी था। अगर हम लोग को रिजल्टेंट पता होता तो हम लोग क्या करते थे, a प्लस बी होने के लिए हम लोग क्या करते थे, इस वेक्टर को पैरेलली यहां शिफ्ट कर देते थे, क्योंकि रिजल्टेंट का रूल था कि जो सेकंड वेक्टर का टेल होगा वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे होगा। उसके बाद फर्स्ट वेक्टर के टेल और सेकंड वेक्टर के हेड को मिला क्या बनता था, एक रिजल्टेंट बनता था। वो रिजल्टेंट a प्लस बी होता था। लेकिन सर यहाँ पे बात आप सब्ट्रैक्शन की कर रहे हैं, बट ये क्या हो गया, एडिशन हो गया, ठीक है। चलो अगर ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन का मतलब होगा सर माइनस होना चाहिए। ओके, माइनस होगा तो थोड़ा सा कैसे होगा, सोचो। हमने एक चीज डिस्कस करी थी, नेगेटिव वेक्टर। जैसे मान लो मैंने क्या बोला था, अगर ये वेक्टर ए है, अगर हमसे पूछेगा कि इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो हमने बताया था कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, चेंज कर जाएगा। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होना। इसका मतलब अगर किसी वेक्टर ए है तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस ऑफ ए, क्योंकि कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है, माइनस ए। उसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर माइनस ऑफ ए, बट इन सेंस ऑफ दैट वेक्टर डायरेक्शन क्या करते हैं ग्राफ में, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं। तो वेक्टर ए क्या नेगेटिव वेक्टर कितना होगा, माइनस ऑफ ए। मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज नहीं करेगा, याद रखेंगे, नेगेटिव वेक्टर में कभी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता। अब देखो अगर हमको वेक्टर ए माइनस सब्ट्रैक्शन देखना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा कंसेप्ट है सर इस वेक्टर का वेक्टर नेगेटिव वेक्टर होना चाहिए। तो देखो हमने क्या किया, हमने लिखा ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। अगर ये नेगेटिव वेक्टर था, हमने क्या बोला था, एग्जैक्टली उसी तरह एक एंटी पैरेलल वेक्टर बनाओ तो मतलब क्या होगा, ये कुछ इस तरह का वेक्टर होगा। चलो दिस इज माइनस ऑफ बी वेक्टर। आपको समझ में आ रहा है, जब माइनस ऑफ बी वेक्टर होगा तो सर अपने रिजल्टेंट कैसे होगा, हेड टू हेड। नो सर, रॉन्ग सोच रहे हैं। क्या बोला था, जो सेकेंड वेक्टर है उस सेकेंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे लेके जाओ। क्या बोला था, सेकेंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पे, क्या किया हमने, इसको पैरेलली यहां से उठा के यहां डाल दिया। अब क्या हुआ, ये इन्फिनिटी हो गया। अब रिजल्टेंट क्या हुआ करता था, रिजल्टेंट था फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकेंड वेक्टर के हेड से मैच करने के बाद जो वेक्टर क्वांटिटी आती थी वो क्या होता था, हमारा रिजल्टेंट होता था। अब बात ये है सर, इस वेक्टर को इस वेक्टर में ऐड करने के बाद अपने को क्या मिलता है, रिजल्टेंट मिलता है। लिख के दिखाते हैं, R इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी। क्या होता था, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। एक्चुअली ये
वही कंसेप्ट था। ये क्या था? वही कंसेप्ट था जो हमने पहले डिस्कस किया था, बट यहां पे क्या था? एडिशन ऑफ ए नेगेटिव वेक्टर या ए माइनस भी हम लोग लिख सकते थे। सिमिलरली लास्ट में रिजल्टेंट भी डिस्कस किया था, आपको पता ही होगा मैग्नीट्यूड फॉर्म में, बट उतना आसान होता है मेरे लिए। क्या बताया था हमने? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab cos थीटा। ठीक है, इसके बीच का एंगल आसान है निकालना। मान लो ये अल्फा होगा, इसके साथ अल्फा फॉर्म के लिख सकते हैं बी साइन थीटा ए माइनस बी कॉस थीटा। ये चीज हमने अभी तक डिस्कस करी है, तो हमको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में मिल गया कि क्या क्या हमने पढ़ा है। दो ही चीज पढ़ा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर हमको पहले से पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को देखते हुए इसी के रिस्पेक्ट में एक नया सा टॉपिक है, जो टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जब हम लोग रेजोल्यूशन की बात करते हैं, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट को रिजॉल्व करना। अब देखो यहां पर दो चीज हमारे लिए अवेलेबल है। डायग्राम देखेंगे, इस टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब इसको क्या सोचना है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, एक्स कोमा वाई। इसका मतलब हमें ये रिप्रेजेंटेशन करना है कि ये कोऑर्डिनेट एक्स कोमा 0 होगा, ये कोमा 0 कोमा वाई होगा। ठीक है, अगर हमने इसको वेक्टर आर लिया है, वेक्टर आर लिया है, वेक्टर आर का मतलब क्या होता है? एक्स का आई कैप एंड वाई का जे कैप। इसका मतलब, हमारे कहने का मतलब ये है, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप। लेकिन वेक्टर आर का एक दूसरा मतलब भी होता है। वेक्टर आर को हम लोग लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर, मतलब ऑरिजिन से ए पॉइंट तक जाने वाले वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर आर। उसको लिख सकते हैं हम ऐसे भी, ये क्या होगा हमारा? एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप। अब क्या करते हैं, रिजोल्यूशन का मतलब होता है इसके कंपोनेंट को डिसॉल्व करना। जैसे मान लो हमको पता होता है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, उसको हम लोग देखेंगे अभी। इफ ये जो वेक्टर आर है उसका रिजल्टेंट अगर हम लोग आर मान लें, क्या करते हैं, यहां से यहां का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड आर होगा। तो हमको बोला है कि रिजॉल्व करने के लिए इस कंपोनेंट को दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं। एक होता है इसका एक्स कंपोनेंट, एक होता है इसका वाई कंपोनेंट। अब बोलेंगे सर एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड दिया हो, बाकी एक्स वाई हमें नहीं पता हो, तो हम तो पूछेगा ये एक्स कितना होगा, ये वाई कितना होगा। तो यहां से दो टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, दूसरा होता है वाई कंपोनेंट। अब आपका क्वेश्चन होगा सर एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट का मतलब क्या है यहां पे? इसका मतलब है सर हमको पर्टिकुलर डायरेक्शन पता है, डायरेक्शन अलोंग एक्स, डायरेक्शन अलोंग वाई। अगर कोई वेक्टर आर इधर दिया हुआ है तो इसको रिजॉल्व करने का दो कंपोनेंट होगा, बिकॉज ये प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो दो वेक्टर होंगे। इस वेक्टर का दो रिजल्टेंट, एक वाई में होगा एक एक्स में होगा, जिसको हमने क्या बोला, एक्स को एक्स कंपोनेंट, वाई को वाई कंपोनेंट। अब क्वेश्चन होता है कि हम लोग वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट निकालेंगे कैसे? लिखना आसान है, बट हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ज्योमेट्री ये कहती है अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है, देखेंगे इसको अच्छे से, अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये कोई एंगल थीटा, हमने बताया था मेकिंग सम एंगल विथ थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, आपको बेसिक में पता होगा। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल है, इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं P। ठीक है, O से P का डिस्टेंस अगर हमने x एज्यूम किया है, P से A का डिस्टेंस y एज्यूम किया है, तो आप बोलोगे सर अगर ये पाइथागोरस थ्योरम होगा, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम होगा, तो ये इसको हम लोग मान लेते हैं r, जो कि इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो आपका कहना है सर पाइथागोरस थ्योरम हमें ये सिखाता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। अब सबको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाला कितना है, आर स्क्वायर, और 90 डिग्री के जो साथ होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो कि बेस साइड पे है, और थीटा के अपोजिट क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर। मतलब क्या बोल रहे हैं, वाई स्क्वायर, और जो थीटा के साथ एडजेसेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पी, ये होता है हमारा बी, ये होता है एच। तो पाइथागोरस क्या सिखाता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमको हो जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो हम लोग आर की बात करें तो आर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब इसको देखेंगे आप, आपको याद आएगा सर आपने तो रिजल्टेंट में बताया था कि किसी वेक्टर का रिजल्टेंट अगर एक्स आई कैप वाई जे कैप दिया होगा तो हमने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने का, जो जस्ट अभी रिजल्ट में देखा था। अब मैथमेटिकली भी हमें पता चल गया कि अगर उसका मैग्नीट्यूड हमें लिखना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, अगर ये कंपोनेंट x है ये y है तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं। लेकिन 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 बात यहां पे ये खत्म नहीं हुई है। अब खत्म होगी किधर पे, तो पूछा है रेजोल्यूशन। सर अभी तक तो आपने मुझे बताया नहीं रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है रिजॉल्व करना। जैसे मान लो एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जो हमसे नहीं हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो हम लोग क्या सोचते हैं, उसका कहते हैं पिट्स बाय पार्ट्स सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट को अलग सॉल्व करते हैं, फिर हमें क्या होता है एग्जैक्ट आइडिया लगता है कि इसका यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है। अब ये कोई वेक्टर दिया हुआ, हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं कि सर थीटा के साथ कुछ वेक्टर दिया हुआ ये समथिंग एल्स होगा। अब इसका कंफ्यूजन था कि सर कैसे एक्स कैप माने कैसे वाई कैप माने, ये तो कोई एक्स वाई है नहीं, पता तो चलेगा नहीं। तो हमको अगर एक्स कैप मानना होगा तो सबसे पहले ये डिस्टेंस निकालना होगा एक्स, जो हमें अभी तक पता ही नहीं है। y जो हमें पता ही नहीं, क्योंकि y में तो हम लोग जे कैप लिखते हैं, x में आई कैप लिखते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेजोल्यूशन लिखते हैं। अब देखो हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि हमको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज किसके बारे में है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक नॉलेज है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को यूटिलाइज करते हैं, तो उसको देखेंगे। अब देखो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब क्या है ये, अगर इन ट्रायंगल OPA में बात करें, इन ट्रायंगल OPA में बात करें, किस ट्रायंगल में बात करें हम लोग, ट्रायंगल OPA में, तो मैं बोलता हूं कि एक काम करते हैं, अपने को x भी चाहिए y भी चाहिए, अगर सिर्फ r ही दिया है, यहां क्या है r दिया हुआ, मैंने बात करी थी कि अगर इसका कंपोनेंट r रिजल्टेंट दिया होगा, r दिया हुआ है, r गिवन है और थीटा भी गिवन है, एक पर्टिकुलर रिजल्टेंट का थीटा भी गिवन। फाइंड क्या करना अपने को, व्हाट इज x एंड व्हाट इज y। अब इस ट्रायंगल में बात करते हैं, क्या करूं, बेस परपेंडिकुलर दोनों निकालना है। इस दोनों में कॉमन रिलेशन होता है साइन और कॉस का, क्योंकि साइन होता है p/h, कॉस होता है v/h। तो हमको h पता है, p निकालना है, वहां से भी आ जाएगा, b पता है, h पता है, वहां से भी आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं जस्ट सिंपल से cos थीटा। अगर cos थीटा की बात करें इस ट्रायंगल में तो क्या होता है, b/h लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू b/h। तो cos थीटा क्या लिख सकते हैं, OP डिवाइडेड बाय OA, करेक्ट है। तो OP इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, OP इज इक्वल टू OA cos थीटा, लिखे, करेक्ट है। OP अगर डायरेक्शन ये x में है तो मान लेते हैं OP आई कैप में होगा, OP आई कैप, ठीक है, ये आई कैप में होगा, इसको एज्यूम कर लेते हैं। OA की बात चल रही है, कंफ्यूजन है। OA का मतलब कितना है, OA दिस इज द R, OA का वैल्यू कितना दिया हमारा R, इसको मान लेते हैं R, दैट इज cos थीटा। जब OP को तो OP का डिस्टेंस कितना है x, तो x इज इक्वल टू R cos थीटा इन x डायरेक्शन। इन x डायरेक्शन का मतलब क्या होगा अपने को, आई कैप। तो हमको पता चला कि सर अगर एक थीटा पता हो, रिजल्टेंट दिया हो, तो रिजॉल्व करेंगे तो दो कंपोनेंट होगा, एक होगा x में, उसका वैल्यू होगा r cos थीटा, बट किस डायरेक्शन होगा वो, आई कैप में। अपने को थीटा पता रहेगा, r पता रहेगा, x आ जाएगा। चलो सिमिलरली अगर हम लोग y की बात करें, किसकी बात करें, y की, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहां से, साइन थीटा। साइन थीटा क्या बताता हमारा, p/h मतलब AP बाय OA। तो हमको AP निकालना है, AP इज इक्वल टू OA साइन थीटा। AP का मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू R साइन थीटा। y का मतलब क्या होता है, ये वर्टिकुलर y डायरेक्शन, y डायरेक्शन, दैट इज j कैप। हाँ सर अच्छा लगा, अब अच्छा लगेगा, पता क्या चला सर y डायरेक्शन j कैप होगा। अब हमसे कोई पूछेगा अगर रिजल्टेंट तुमने x आई कैप y j कैप माना है, तो अब लिखना होगा, हमको x नहीं पता है, y नहीं पता है, तो कैसे लिखेंगे वेक्टर। चलो r इज इक्वल टू क्या दिया हमारा, वेक्टर r
इज इक्वल टू एक्स आई कैप, व्हाट इज द एक्स, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस व्हाट इज द वाई, आर साइन थीटा जे कैप। दिस इज द एग्जैक्ट रेजोनेंस फॉर्म। अब जो कंपोनेंट ब्रेक होगा हमारे लिए क्या होगी, जब भी दिया हो ये पार्ट आर कॉस थीटा, ये पार्ट आर साइन थीटा। अब हमारे लिए बहुत आसान होगा, बोलोगे कैसे। अब रिमेंबर करना, अब देखो रिमेंबर करना इसलिए आसान है क्योंकि हमको ट्रायंगल हमेशा, आप तो देखो एक बार फर्स्ट टाइम है तो हमको बेसिक में लिखने आना चाहिए, करेक्ट है, ये फर्स्ट टाइम है तुमने लिख के बताया, बट इन जनरली जब क्वेश्चन में वेक्टर का एप्लीकेशन होगा तो कैसे कैसे लिखेंगे, इतना सोचने का टाइम थोड़ी होता है। तो एक चीज याद रखेंगे हमेशा, जिसके साथ अटैच्ड होता है, मान लो ये साइड अटैच्ड है तो इसका जो ऑलवेज होगा वो आर कॉस थीटा होगा, जिधर से एंगल नहीं अटैच्ड होगा वो क्या होगा, आर साइन थीटा होगा। अगर मान लो हमने क्या किया, आपको फिर से बता रहा हूं कि जो भी रिजल्टेंट कंपोनेंट ब्रेक करना होता है, रिजॉल्व करना होता है, जिस बेस के साथ एंगल लगा हो उसको हम लोग सिर्फ, बाकी तो लिख सकते हैं ऐसे भी, उसको बोल लेंगे आर कॉस थीटा, वो कॉस में ब्रेक होगा, और जिसमें एंगल नहीं लगा हो वो क्या होगा, आर साइन थीटा होगा, जिसमें एंगल नहीं लगा होगा। अब क्वेश्चन होता है, किसी ने बोला सर ये हमने एक नया थीटा ये ले लिया, तो क्या ये करेक्ट है, नहीं सर वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, हमने क्या बताया था, एंगल जिधर से कनेक्ट हो उधर क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये इधर पहुंच जाएगा और ये इधर आ जाएगा। जब ये एंगल लेगा क्या होगा, ये एंगल अब इससे कनेक्ट, इधर क्या होगा कॉस थीटा, इधर से एंगल कनेक्ट नहीं, इधर क्या होगा साइन थीटा। सबसे बेस्ट वे है समझने का, हमको क्वेश्चन में बार बार कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए याद रखेंगे। मैं तो ये आपको प्रोसेस करके बताया कैसे आता है ज्योमेट्रिकली, बट याद यही रखना है जिसके साथ बेस एंगल अटैच्ड हो उसका कंपोनेंट ऑलवेज कॉस में ब्रेक करेंगे, जिसके साथ अटैच्ड नहीं हो उसको किस में करेंगे, साइन में करेंगे। अगर एंगल ये होगा तो ये हमारा कॉस होगा और ये साइन होगा। क्वेश्चन में और हमारी क्लियरिटी आएगी, इसको लिखना है। और लिखने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सर आपने बताया था सर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आता है, अगर इसका मैग्नीट्यूड आर है तो मुझे प्रूफ करके थोड़ा बता देंगे क्या ये आर ही आर है क्या, क्योंकि आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से रिजल्ट पता है अपने को, लेकिन आपने तो बोला सर ये एज्यूम कर लो आर इक्वल टू आर, तो हमने एक नया सा वेक्टर ये लिख दिया, तो क्या ये थोड़ा सा बता देंगे प्रूफ करके, यस क्यों नहीं। देखो हमने बोला था कि उस पर्टिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट आर होगा, तो चलो शुरू करते हैं। अपने को रिजल्ट में क्या है, आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। जब भी इसकी रिजल्टेंट की बात आती है हम लोग क्या सोचते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अगर इस रिजल्टेंट की बात करेंगे तो बोलते हैं, अगर इसको हम लोग x मान लें इसको y मान लें तो क्या बोलते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, मतलब आर कॉस थीटा का स्क्वायर एंड आर साइन थीटा का स्क्वायर, यही हम चाहते हैं, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है कि भाई इसका वैल्यू आर के बराबर आना ही चाहिए, अगर नहीं आया तो ये बताया चीज रॉन्ग है। चलो करके देखते हैं। अब सिंपल सी बात है, रूट के अंदर है, ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और सबको पता है अगर मैं क्या करूं, यहां से आर स्क्वायर को कॉमन लूं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमारे लिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमने बेसिक में पढ़ाया था कि ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, ये रिजल्ट याद रखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर। जब आर को रूट से बाहर लाते हैं तो क्या होता है, ये आर आ जाता है। तो क्या जो हमारा एजम्पशन था इधर पहले कि इफ आर का रिजल्टेंट ये है, हमने अगर वेक्टर को इस कंपोनेंट से यहां तक पहुंचा दिया तो क्या अपना आर आ गया। इसका मतलब सर हमारा कहना है कि रिजल्टेंट इसका इक्वेट होगा। तो दिस इज द बेसिक कंपोनेंट अबाउट रेजोल्यूशन। तो हमको यहां से जो लिखने और समझने की बात है, इसको पहले आप अच्छे से पूरा डेरिवेशन लिख लीजिए, किस तरह कौन सा रिजल्ट आता है। फिर हम लोग इसको एक क्या बोलते हैं उसको, जो इसका क्रीम पार्ट होगा, क्रीम पार्ट मीन्स ये होता है कि जो इसका कंसेप्ट का कोड है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा 2 ही लाइन का होगा उसको लिख लेंगे। इसको पहले आप लिखिए अच्छे से। हमने बोला था कि कोड पॉइंट डिस्कस करेंगे, जरूर डिस्कस करेंगे। अब हमने यहां से क्या किया, अगर हमने सिंपल से सोचा था सर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जनरल फॉर्म था, आपने क्या किया, मेरे को आर को लिख दिया
आर कॉस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप। अभी हमने डिस्कस नहीं करी, अगर मान लो कभी कभी ये एंगल दिया हो तब ये बात आती थी, लेकिन कभी क्या होता है एंगल पूछ लेते हैं, थोड़ा सा मैकेनिक्स में यूज करेंगे इसलिए इसको पहले बता रहे हैं। मान लो इसी ट्रायंगल को रखते हैं, इसी ट्रायंगल को हम लोग रखते हैं, ट्रायंगल हमारा क्या था, ये पी था वो था। इन ट्रायंगल ए पी ओ या पी ओ ए पी चलेगा, वो जो लिखो। अगर इस एंगल को निकालना होगा व्हाट इज टेन थीटा, तो ट्रायंगल रोल क्या कहता है, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, बिकॉज इसके लिए क्या होगा परपेंडिकुलर, इसके लिए क्या होगा ये बेस, करेक्ट है। तो लिख सकते हैं y बाय एक्स। अगर कभी हमको टेन थीटा निकालना हो, एक्स वाई पता हो, तो कभी हेजिटेट नहीं होगा कि हाँ सर अगर दोनों बीच का एंगल कितना निकालेंगे, एक्स वाई पता होगा तो सिंपल क्या लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट जबकि p बाय b टेन थीटा होता है, तो यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें याद जो समझने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कि हमेशा रिमेंबर होना चाहिए, सिंपल देखेंगे इधर, मान लो ये कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए दिया है, आर जो भी दिया, अगर बोलेगा ऐसे क्या लिखो, रिजॉल्व करो, तो रिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है, ये थीटा ले लो, ये क्या होगा आर कॉस थीटा, ये क्या होगा आर साइन थीटा। ये कंसेप्ट हमको पूरा मैकेनिक्स में आने वाले, समझ में आ रहा है आपको, पूरा फिजिक्स में आएगा, मैकेनिक्स वाले पार्ट में आपको जब भी रिजॉल्व करने का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर वेक्टर ये है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ये दिया है, थीटा ये, तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा एंगल के साथ, अगर मान लो ये दिया होता, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थीटा है, ये आर है, कितना लिख सकते हैं हम लोग इसको y मान लो, इसको x मान लो, कितना होगा ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा। अगर ये आर कॉस थीटा आर साइन थीटा में कोई डिफरेंसेस नहीं होते, व्हाई, बिकॉज हमने क्या बताया था, जिधर से एंगल हमें लेना होगा हम लोग उधर से एंगल ले लेंगे, ठीक है। तो अगर ये एंगल है तो आर कॉस थीटा ये एंगल है तो आर कॉस थीटा ये होगा। तो हमको ऑलवेज रिमेंबर रखना है, हमको इस पॉइंट से दो ही चीज सीखने को मिला, फर्स्ट x कंपोनेंट अगर x के साथ एंगल बनाएगा तो आर कॉस थीटा होगा, y कंपोनेंट अगर r के साथ एंगल बनाएगा तो क्या होगा आर कॉस थीटा होगा, अगर एंगल y के साथ हो तो। अगर नहीं हो तो मैक्सिमम टर्म में यही रहते हैं x कॉस थीटा, सॉरी आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। और दूसरा चीज आपको टेन थीटा की कहानी पता चली। तो रिजोल्यूशन का मतलब इतना ही होता है, आपको क्या करना चाहिए, कोई भी वेक्टर दिया है इसके फॉर्म में, इसका मैग्नीट्यूड पता है, तो x कंपोनेंट में r cos थीटा, y में r sin थीटा, ये आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है। इसको लिखिए, हम लोग कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग x कंपोनेंट लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते। जब हमको कंपोनेंट देखना है, सब में क्या करना है, इस तीनों में फाइंड करना है x एंड y कंपोनेंट, और इसको बोल सकते हैं ये बोल सकते हैं, या तो इसको दूसरे कंसेप्ट में क्या बोलेंगे, रिजॉल्व द वेक्टर, रिजॉल्व द वेक्टर। रिजॉल्व करो, हमने क्या सिखाया था, कुछ नहीं करना है, जस्ट अगर x की बात, फंडामेंटल ये कहता है x की बात करें, एंगल किधर है, x से है, r का वैल्यू कितना है 1, तो क्या सिखाया था r cos थीटा, दिस इज r sin थीटा। अब बोला था कंपोनेंट में x में कितना होगा, x इक्वल टू r cos थीटा, r का वैल्यू कितना है 1 cos थीटा 45, आपको सबको पता होगा, cos 45 1/√2, खत्म, x कंपोनेंट 1/√2 आ गया। सिमिलरली क्या था, y कंपोनेंट मतलब क्या होता है r sin थीटा 1 इंटू साइन 45 कितना होगा 1/√2। कितना आसान है, जिसके साथ एंगल हो उसको क्या करना है, डिसॉल्व कर देना है। तो क्या करेंगे, आप लोग को ये पता चल गया, तब वो दोनों एग्जाम्पल को स्क्रीन को पॉज करेंगे और बनाएंगे, क्योंकि राइमिंग बहुत रिमाइंड है, आप अगर साथ में पैरेलली नहीं सीख पाएंगे तो एक फीलिंग सी नहीं आती है। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके लिए सॉल्यूशन देखना आसान है, क्यों, अब बोला ये हमारा थीटा है कितना 60 डिग्री, एंगल किधर से बना रहा है, एंगल हमारा बेस से बना रहा है। इसका मतलब बात ये है कि x कंपोनेंट की बात जब बेस x से आती है तो इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज r cos 60 डिग्री, ये क्या हमारा होगा r sin 60 डिग्री। अब आसान हो गया सॉल्व करना ना, r का वैल्यू 4 cos 60 1/2, ये 2 हो गया, r का वैल्यू 4 sin 60 √3/2, ये कितना हो गया 2√3, आ रहा है ना, कितना आसान सॉल्व करना है इसको। सिमिलरली इसको भी देखेंगे,
ये x से बना रहा है, क्या लिख सकते हैं, r cos 30 डिग्री, r कितना है 2 इंटू कॉस 30 √3/2 दैट इज √3। ये क्या होगा हमारा r sin 30, हाउ r का वैल्यू कितना है 2 sin 30 कितना होता है 1/2 1। मतलब इस तरह का रेजोल्यूशन को आना चाहिए। दैट इज द कंपोनेंट रिजॉल्व। एक वेक्टर को हमने रिजॉल्व किया x में, एक को y में। x का रेजोल्यूशन √3, y का रेजोल्यूशन 1, x का 2, y का 2 √3, x का 1/2, y का भी 1/2। तो इस तरह हमको रिजॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। आप इस तीनों एग्जाम्पल को लिखेंगे, थोड़ा सा और हम लोग इंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं जो कि कुछ डिफरेंट हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। इसको पहले आप लिखिए। कुछ क्वेश्चन तो स्टेटमेंट रहेंगे, अब क्या कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, मान लो ये हमारा x है, ये हमारा y है। अब क्या क्या इसने कुछ इस तरीके का वेक्टर दे दिया। अब ये हमारा थीटा दिया हुआ है। अब मान लेते हैं इस केस में थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है, और ये r का वैल्यू है 4। फिर अब कंफ्यूजन की बात है, सर x तो उधर है y इधर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या बताया था, ये x डैश होता है, अगर हम लोग i को बोलते हैं i कैप, इसका मतलब क्या होता है x डैश का मतलब माइनस i कैप। इसको बोलते हैं अगर हम लोग j कैप, जो डायरेक्शन को पता होगा माइनस j कैप लिखते हैं। फिर से हमने क्या बताया था, कुछ नहीं करना है, जिसके साथ एंगल बना है उसको मान लो x, भले वो माइनस में होगा। जिसके साथ एंगल उसको मानते हैं y, तो हम लोग क्या बताया था, दिस x इज इक्वल टू r cos थीटा। ये ट्रायंगल है। कोई बोलेगा सर एक मिनट, आपने इधर से एंगल क्यों नहीं लिया। इधर से एंगल भी ले सकते हैं, बट क्या होगा, ये 90 डिग्री को क्रॉस करके सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है। तो फॉर द बेटर कॉन्फिडेंस ऑफ द ट्रायंगल, अगर इसको रिजॉल्व भी करेंगे तो क्या होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहना चाहिए। अगर ये एंगल लेंगे तो क्या पता, हमने बताया था लॉन्गेस्ट एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं लेते, कौन सा लेते हैं, स्मॉलेस्ट। तो आपको पता चला होगा इस दोनों में छोटा कौन सा है, ये वाला। ये होगा r cos थीटा। r का वैल्यू कितना दिया है 4 cos 30 √3/2। आपको कितना आ गया आंसर 2√3, बट डायरेक्शन क्या होगा माइनस i कैप। पता है किधर होगा वो 2√3 नेगेटिव में होगा। सिमिलरली y की बात करें तो क्या लिखना सिंपल, r sin थीटा। r का भी कितना है 4 इंटू साइन 30, इसका मतलब हो जाएगा 4 इंटू 1/2 इक्वल टू 2। ये क्या होगा हमारा j कैप होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है प्लस ऊपर जा रहा है। इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। ये तो हमारा क्या है y में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हमारा y का वैल्यू कितना आ गया दिस। तो दो पार्ट में हमने डिसॉल्व किया, फर्स्ट दिस एंड सेकंड दैट, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल इसी पे। अब मान लो ये 60 डिग्री होगा, ये क्या होगा 60 डिग्री होगा। फिर सोचेंगे सर ये कंफ्यूजन आ गया नया सा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिस भी क्वाड्रेंट में हो वहां भी तो एक्स वाई है ना, भले उसका वैल्यू नेगेटिव होगा। अब देखो, अब क्या बोला था, जिसके साथ एंगल अटैच्ड होगा वो क्या होगा कॉस में। तो ये हमारा है y डैश कैप। इसका मतलब होगा ये, अगर r इसको मान ले, r का वैल्यू है 1 मान तो क्या होगा r cos 60 डिग्री। इसका एक कंपोनेंट तो इधर ब्रेक हुआ, दूसरा किधर होगा रिजॉल्व होगा, इधर होगा। वो कितना हो सकता है r sin 60 डिग्री। अब क्या ये भी होगा नेगेटिव, ये भी होगा नेगेटिव, तो लिख सकते हम लोग माइनस में, बट रिजॉल्व करने आना चाहिए। कैसे, r cos 60 का मतलब लिख सकते हैं 1 इंटू cos 60 कितना होता है √3/2। तो कितना होगा वो आंसर √3/2 इन माइनस x या माइनस r। सिमिलरली r इज इक्वल टू 1 इंटू cos 60 1/2 माइनस j कैप। या हम लोग माइनस को समझ लेंगे कि माइनस क्या है वो नीचे। तो आपको किसी भी क्वाड्रेंट में दिया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो या फोर्थ में हो, हर एक क्वाड्रेंट को एज ए ट्रायंगल बिहेव करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करता है x का डायरेक्शन किधर है। अगर x का डायरेक्शन इधर आएगा तो माइनस में होगा, y का इधर आएगा तो माइनस में होगा। मान लो अगर डीसी में मैं दे दूं, क्या फर्क पड़ता है, ये थीटा होगा तो ये इसका साइन होगा, ये इसका कॉस होगा, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है, आप उसको घर से अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप ये समझ में आ गया तो ये घर पे अटेम्प्ट करना है आपको। अटेम्प्ट कैसे करना है, r के वैल्यू यहां पे 3 दिया हुआ, और ये एंगल मान लेते हैं 30 है। छोटा सा क्वेश्चन रखते हैं, r के वैल्यू 3 दिया हुआ, ये हमारा 30 है।
और दूसरा क्वेश्चन है इसी में अलग अलग करना है, ये एंगल हमारा 60 है, यहां पे आर का वैल्यू 2। सबसे पहले इसको आप अलग से करेंगे, इसको अलग से करेंगे। तो एक ही डायग्राम में क्या किया, आपके लिए दो साइड रिजोल्यूशन दे दिया है। घर पे क्या करेंगे इसको आप लोग, अगर आपको वो कंसेप्ट समझ में आया तो पहले इसको रिजॉल्व करेंगे, इसका एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, बताएंगे कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, इसका वाई कंपोनेंट निकाल लेंगे। सिमिलरली इसके लिए भी क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे और वाई निकाल लेंगे। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल होता है रिजोल्यूशन का। तो आपको पता चल गया होगा एक्स कंपोनेंट में कितना होगा, वाई कंपोनेंट में कितना होगा। ठीक है, एक काम कीजिए, आप इसको पहले अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग कुछ कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन की ओर आते हैं जहां पे थोड़ा सा मीनिंग हो। ये तो हमने लिखना सीखा कि कैसे रिजॉल्व लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट वाई में होता है, एक्स में होता है, कैसे उसको करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं जिसको रिजोल्यूशन से थोड़ा हम लोग अलग डील कर सकते हैं। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बार बार आपसे दोहरा रहा हूं कि आप हमेशा रिजॉल्व करेंगे एज ए मैग्नीट्यूड, बट जो डायरेक्शन उसका होगा, जैसे इसका एक डायरेक्शन इधर होगा, एक डायरेक्शन इधर होगा, तो पता है कि ये डायरेक्शन y का नेगेटिव है तो यहाँ ऑलरेडी माइनस आएगा। ये हमारा वेक्टर का कंस्ट्रक्टिव नेचर होता है। ये भी क्या है, एक्स एक्सिस के रिवर्स में है। इसका कहने का मतलब ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, जो हमने ऑलरेडी लिखना सीखा है। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो माइनस ऑफ रूट 3/2 आई कैप अब -1/2 जे कैप। अगर लिखना होगा वेक्टर आर को तो लिख सकते हैं -√3/i कैप -1/2 जे कैप। ये हमको पहले से पता है कि दोनों माइनस, अगर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट माइनस होता है तो हमको क्या पता होता है, भाई इसका पॉइंट तो कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसका मतलब दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रिजोल्यूशन का लग ही रहा होगा कैसे रिजॉल्व करते हैं। और सिंपल से थिंकिंग है, मैं बार बार डिस्कस करता हूँ एक ही चीज पे। दो एक्सिस है अपना, एक x में है दूसरा y में है, जिसके साथ भी वो पर्टिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंगल बनाएगा उसके साथ चुपचाप कॉस लिख देना है। जिसके साथ एंगल अगर मान लो x के साथ बनाया तो x में कॉस होगा, y के साथ बनाया तो y में कॉस होगा, बाकी बचा उसका साइन थीटा लिख देंगे। जैसे यहाँ पे y का था दिस कॉस थीटा दिस साइन थीटा। आप इस एग्जांपल इलस्ट्रेशन को अच्छे से थ्रू आउट स्टडी करेंगे तो आपको एक कॉमन सी चीज नजर आएगी कि ऑलवेज इंपॉर्टेंट ये है कि एंगल किधर से बना रहा है। और आपको x cos थीटा, x sin थीटा या r cos थीटा या r sin थीटा ही क्यों लिखते हैं, वो मैं इसके बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट पे डिराइव करके बताया हूं कि इसका x कंपोनेंट r cos थीटा ही होगा और y कंपोनेंट r sin थीटा ही होगा। तो हमको उस डेरिवेशन से इतना समझ लेना है कि जब भी कभी रिजोल्यूशन आए वेक्टर का, वहां पर हमें इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिखिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ अच्छा कुछ सिखा जाए। ओके, एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव है, सोचने वाला है। अब क्वेश्चन सोचने का आंसर ये है कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को समझने की। देखिए क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर ए को दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप। तो बोला है पहले बताओ भाई x कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट क्या होगा, इस पर्टिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, और बताना है एंगल ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम x एक्सिस क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने बोला था tan थीटा कैसे निकालते हैं, देखेंगे उसको। फिर पूछा एंगल ऑफ वेक्टर फ्रॉम y एक्सिस क्या होगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और थोड़ा ट्विस्ट लग रहा है। फिर पूछा है यूनिट वेक्टर लिख के बताओ y अलोंग a के। सर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, नो कंफ्यूजन। देखो क्या करना है अपने को। सबसे पहले बात चल रही थी अगर कोई वेक्टर ए होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वो हमारा x i कैप प्लस y j कैप का फॉर्म होता है। तो यहां से अब कंपेयर करते हैं तो पता चलता है x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू क्या है हमारा 4 है। बोलोगे सर आपकी बात तो अच्छी है, चलो अच्छी बात समझ में आ गई। ये x है ये y है, अगर इसको o माने तो हमको पता चलता है x कोऑर्डिनेट का 3 y का 4। लगता है कोई ये पॉइंट की बात तो आप नहीं कर रहे सर। अगर आप इस पॉइंट P की तो बात नहीं कर रहे जिसका कोऑर्डिनेट 3 और 4 दिया हुआ है, और कहीं आप ये तो बात नहीं कर रहे ये इस वेक्टर की जो कि वेक्टर A दिया हुआ है। आप कहीं सर इसकी बात तो नहीं कर रहे। यस सर हम इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पता चला सर x कंपोनेंट मतलब क्या बोला अपने को, r cos थीटा r sin थीटा। अब देखो ये हमारे लिए आसान है, लेकिन हमको ऑलरेडी यहाँ क्या है r तो पता ही नहीं, r तो निकालना ही अपने को, लेकिन क्या दिया x कंपोनेंट मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 3। भाई साहब यही तो x कंपोनेंट था जिसको हम लोग बात कर रहे थे, किससे x से, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है 4। ये कितना है y कंपोनेंट। तो
और ये जो थीटा है, ये जो थीटा है किससे, एक्स एक्सिस से, किससे, इस पर्टिकुलर क्या पूछा इसने, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। एंगल ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर ये वेक्टर ए है तो इसके साथ एंगल कितना होगा, ये थीटा, ये बताओ। और दूसरा एंगल पूछा है, अगर ये एंगल फाई है, ये क्या हमारा एंगल फाई है, तो वो बताओ। अगर ये एंगल फाई है तो किससे, वाई एक्सिस से, तो वो बताना है। और फिर लास्ट में यूनिट वेक्टर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सर, क्या पूछा है, एक्स कंपोनेंट, अगर एक्स की बात करें तो एक्स कितना दिया हुआ है 3, तो आंसर कितना होगा हमारा, एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू 3। कोई डाउट, नो डाउट। अब देखो बहुत ही आसान है। फिर पूछा है सर वाई कंपोनेंट, अरे जी यस यस सर मिल गया। वाई कंपोनेंट मतलब आप बात यही कर रहे हो ना सर कि इस पॉइंट की बात चल रही है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा। हाँ सर आपकी बात वही चल रही है कि यहां से यहां का डिस्टेंस तो आपने कितना निकाला है, y का वैल्यू यहां से यहां तक का 4 है। तो जी सर आपकी बात करेक्ट है कि ये डिस्टेंस हमारा y कंपोनेंट 4 होगा। यस सर आपकी बात अच्छी चल रही है। फिर आपने सर क्या बताया था अपने को, सर आपने बताया था कि अगर वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म में होगा तो कभी भी उसका मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट क्या कहता है अपना, जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। यस सर, सर एक्स पता है क्या, ओ यस सर एक्स पता है, वाई पता है क्या, यस सर पता है, वेरी करेक्ट है सर। तो हमको सब कुछ आता है। एक्स का वैल्यू कितना दिया है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यस सर हमको पता है 3 का स्क्वायर, हाँ सर आपको पता होना चाहिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है सर 9 होता है। यस सर करेक्ट बोल रहे हैं सर। फिर क्या है 4 का स्क्वायर 16 होता है। सर ये भी करेक्ट चल रहा है। 9 प्लस 16 को ऐड करते हैं तो सर 25 होता है। वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गई। 25 का रूट 5 होता है सर, प्लस माइनस लेते हैं बट मैग्नीट्यूड हम लोग ओनली प्लस कंसीडर करेंगे। यस सर 5, खत्म। सर यही करना था क्या, हाँ खत्म हो गया। तो हम पता चला एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट पता था, तो बेसिक रिजल्ट अपने को यही सिखाया था कि अगर मॉड निकालना हो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते हैं। मन है तो डन है, तो हमारा ये डन हो चुका है। अब क्वेश्चन है कि हमारा मॉड आ गया। अब हमारा क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन आया। फोर्थ क्वेश्चन है भाई साहब, ये बताओ अपने को एंगल ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर आपने इसको एंगल ऑफ वेक्टर ए माना है तो वो एक्स एक्सिस से कितना है। सर आपकी बात तो सही है, क्या करूं कैसे करूं। हाँ सर एक आइडिया तो आया। क्या आइडिया है सर, आप इस ट्रायंगल तो बात नहीं कर रहे कहीं पे, क्या आप कहीं इस ट्रायंगल की तो बात नहीं कर रहे। अगर मैं ये एंगल इस ट्रायंगल से निकाल लूं तो आप सर बात जाओगी मुझे आती है, हाँ सर जरूर मान जाएंगे। सर अपने को क्या पता है, सर ये पता है ये पता है। अगर किसी ट्रायंगल में थीटा निकालना हो, उसका अगर बेस पता हो, परपेंडिकुलर पता तो हम लोग क्या बोलते हैं, नो टेंशन। क्या करते हैं हम लोग, जस्ट टेन थीटा लिखते हैं। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर बाय बेस, यस सर बात ये चल रही है, व्हाट इज परपेंडिकुलर 4, ये दो हमारा 4/3। सर थीटा कैसे निकालें, कोई बात नहीं, क्या करते हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। अब देखो सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या करें, इसको हम लोग, हमारा थीटा आ गया 4/3, इसको डील कर लेंगे बाद में। इसका स्पेसिफिक वैल्यू था 3750 के फॉर्म में, वो हम लोग फ्यूचर सेंस में देखेंगे उसको कैसे निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट, सर वाई एक्सिस से कैसे होगा, तो हमने क्या बोला था सर, जब इससे पूछा है तो हम लोग फाई की बात करेंगे। अब हमारे लिए ट्रायंगल क्या होगा, ये हो जाएगा, हमारे लिए क्या होगा, अब ये ट्रायंगल हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 तो ये भी कितना होगा 3, ये 4 ये भी 4 होगा। अब देखो अगर ये है, अगर ये है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, इसमें tan phi इज इक्वल टू p/b। तो हमने क्या बताया था, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, बट एंगल के साथ जो ऐड हो उसका होता है बेस। तो हमको बेस कितना हो गया 4, p कितना होगा 3, इसका मतलब 3/4। सर यही बोल रहे हैं क्या, यस सर जरूर हम लोग यही बोल रहे हैं। tan phi, तो phi क्या होगा हमारा tan इनवर्स 3/4। इसको हम लोग अभी यहीं तक रखते हैं, इसका थोड़ा सा और डिटेल्स शेयर करेंगे फ्यूचर कोर्स में, फ्यूचर लेक्चर में, जहां पे इसका भी कुछ अपना पर्टिकुलर वैल्यू होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जस्ट tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 तक ही समझ लेते हैं, यहां तक हमको आना चाहिए। तो हमको इसका रिजल्ट हो जाएगा y इज इक्वल टू फाई, जो होगा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। यस सर समझ में आ गया सर, ये आगे हुआ। अब एक क्वेश्चन आ गया सर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग ए कैसे लिखें।
तो पहले क्या करते हैं आप लोग, इस सब क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए, थोड़ा स्पेस का कमी है, हम लोग इसको मिटाते हैं, ऊपर से हम लोग यूनिट वेक्टर्स का लिखते हैं। पूछा है सर ए का यूनिट वेक्टर होना चाहिए, तो क्या बोला हमारा यूनिट वेक्टर चाहिए ए का। तो हो सकता है आप भूल गए होंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवाता हूं। हमने यूनिट वेक्टर का बताया था कि भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। क्या था यूनिट वेक्टर निकालने का सिंपल वे था, क्या बताया था हमने, अगर मान लो कोई वेक्टर ए है, अगर यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है ए कैप, हमने क्या सिखाया था, कुछ नहीं करना है, उस पर्टिकुलर वेक्टर को लिखना है और उसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। तो सबसे पहली बात आई थी वेक्टर ए, सर वेक्टर तो पता है बट उसका मैग्नीट्यूड पता नहीं, कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैग्नीट्यूड की ये बात भाई, यस सर बहुत अच्छी बात बोली आपने सर, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इस तरह के फॉर्म में कहीं होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप, तो हमने क्या निकाला था, अभी तो निकाला था 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया हमारा 5। बस सर इतना ही है क्या, हाँ सर इतना ही है। अगर ये 5 था तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले वेक्टर लिखने का क्या लिखा हमने, 3i कैप प्लस 4j कैप। अगर इस सब कहानी को 5 से डिवाइड कर दें, ये हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। इसको थोड़े से और अच्छे से लिख लें, यस सर जरूर लिख लेते हैं हम लोग, 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो हमारे लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आप बोलेंगे सर प्रूफ करके बता दो सर इसका मैग्नीट्यूड 1 ही हो सकता है, यस सर जरूर देखेंगे। इसका हमने बोला था मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होगा, सर आपने 3/5 4/5 कुछ लिख दिया, कैसे 1 होगा, चेक कर लेते हैं। अब मान लो इसको x, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको y मान लेते हैं, कुछ कंपोनेंट होगा। बात चल रही है कि a का जो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। 1 होने का मतलब है कि भाई साहब आपने जो बात करी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 1। चलो करते हैं, व्हाट इज द x, 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर। अगर हमें अच्छे लगे तो देखेंगे, लिख सकते इसको 9/25 प्लस 60/25। क्या बेस सेम है, मैं 25 लिख दूं, 9 प्लस 60 ये कितना होता है 25/25, ये 1 होगा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। यस सर आपने बताया था सर इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ऑलवेज क्या होगा 1 ही होगा। तो हमको इस तरह का क्वेश्चन आना चाहिए, आप इसको लिखिए। हमने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसी कंसेप्ट पे है क्वेश्चन भी, ए बी सी डी जो 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ था, आप वही कुछ निकालेंगे जो मैं आपको रिपीट किया। आपको यहां से कुछ भी कंसेप्ट नहीं बदलना है, क्या करना है, कुछ भी कंसेप्ट नहीं बदलना है, जस्ट क्या करना है, जो प्रोसेस हमने फॉलो किया था आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम सिर्फ वैल्यू बदल रहे हैं आपके लिए, ठीक है। पहले आप इसको अच्छे से लिखिए, फिर आपके लिए एक होमवर्क होगा, सेम कंसेप्ट जस्ट वैल्यू बदलना है, सारा कुछ रिपीट करने से क्या होगा, अपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगी कि हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से लिखिए, फिर एक होमवर्क लिख लीजिए। अब देखिए, अब दिया हुआ है वेक्टर ए इज इक्वल टू 12i कैप प्लस 5j कैप, तो क्या बोला फाइंड करने को, फाइंड ऑल प्रीवियस क्वेश्चन, फाइंड ऑल प्रीवियस क्वेश्चन। इसका मतलब होगा हमने जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 ये पांचों क्वेश्चन जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में पूछे थे, आप इस सब के लिए क्या करेंगे, फिर से उस पांचों को सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, इससे अपना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बेहतर होगा, हमें लगेगा कि हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और ये क्वेश्चन आपको एक आइडिया भी देगी, क्या आप लास्ट क्वेश्चन को समझने में सक्षम थे, उस क्वेश्चन को आप बनाने में सक्षम हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन बनेगा तो हम लोग को क्या मानना चाहिए कि हमने जो लास्ट में क्वेश्चन या कंसेप्ट पढ़ा था, उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन हमने सीखा है। तो ये हमें ये क्वेश्चन सिखा के जाएगा कि क्या मैंने जो लास्ट का कंसेप्ट पढ़ा था वो हम सीखे या नहीं सीखे, ठीक है। इस होमवर्क को लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छे क्वेश्चन की ओर, जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो जिसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा नया होगा, थोड़ा कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब है कि दिया हुआ है, देखेंगे थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्या कहता है अपने पास, वेक्टर ए बी सी 3 वेक्टर दिया हुआ है, जिसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक का मैग्नीट्यूड 5 दिया हुआ है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 5√2 दिया है, तीसरे क्या दिया 5 दिया, ये पर्टिकुलर यूनिट्स दिया हुआ, बाकी डायग्राम में एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ आई कैन नेम जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट एंड नॉर्थ। दैट इज द ईस्ट को हम लोग क्या लिख दिया यहाँ पे, इसने
आई कैप, ये हमारा क्या है जे कैप। एक्सप्रेस द सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे, ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड। अब कंसेप्ट ये है, हमको बोला है सबसे पहले अगर वेक्टर सम लिखना हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इजकल टू क्या पूछा है, और क्या पूछा है सेकंड क्वेश्चन, जो मान लो अगर ये वेक्टर रिजल्टेंट आर आ गया, ठीक है, तो भाई साहब उस आर का रिजल्टेंट भी बताना है, मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट ये कहता है कि देखो वेक्टर ए टुवर्ड्स ईस्ट है, वेक्टर सी टुवर्ड्स नॉर्थ है, तो हम लोग लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इन सॉल्यूशन के पार्ट में एक काम करेंगे, आप लोग पहले डायग्राम को बना लेंगे, इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, क्वेश्चन को डायग्राम बना लीजिए। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हटाते हैं फिर सॉल्यूशन करते हैं इसको, ठीक है। तो पहले आप इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। बात करें तो सबका मैग्नीट्यूड पता था अपने, कितना पता था, ए का मैग्नीट्यूड दिया है 5, ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड दिया है 5√2 और सी का मैग्नीट्यूड दिया हमारा 5। हमने क्या बताया था, अगर ए जा रहा है एक्स में या ई में, तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, भाई साहब मैग्नीट्यूड तो ये है, बट डायरेक्शन क्या है वो आई कैप। लेकिन सर इसका अभी तक कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ, सर बी का क्या करेंगे, अभी हमने तो रेजोल्यूशन पढ़ा है, इसका लिखेंगे एक्स में, इसका लिखेंगे वाई में। तो सबसे पहले सी को लिखते हैं, सी आसान हमारे लिए, सी लिख सकते हैं, कितना होगा हमारा 5 जे कैप, गॉट इट। अब चलो मिल गया सर, यस मिल गया। अब कंफ्यूजन है सर इसके बारे में क्या करें, हमने क्या बोला था, अगर इसका बी का मैग्नीट्यूड, इसको बी ही मान लो, बी कितना दिया हुआ है 5√2, मैग्नीट्यूड पता है तो कुछ है एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, इसको मान लो एक्स, इसको मान लो वाई। हमने क्या सिखाया था, x इजकल टू आर कॉस थीटा बोला था, आर क्या होता है बी है, x इजकल टू बी कॉस थीटा, y इजकल टू बी साइन थीटा। सर b का वैल्यू कितना है 5√2, सर कॉस थीटा कॉस 45 पता है सर, b का वैल्यू कितना है 5√2 साइन 45, ये पता है सबको। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कॉस 45 5√2 into 1/√2 that is 5, 5√2 1/√2 sin 45 भी कितना होता है 2, तो ये भी हमारा आ गया 5। अब कहने का मतलब सर y की मतलब है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर b कितना होगा, वेक्टर b इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप, और इज दी x की वैल्यू 5i कैप प्लस 5 j कैप। यस सर, आपने क्या किया, आपने को दोनों तरफ 5 आ गया 5 आ गया। अब तो आसान है सर, क्वेश्चन क्या पूछा है, a प्लस बी प्लस सी का वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए, दिस इज द वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ये पता है कितना पता अपने को 5 i कैप, b कितना पता है 5 i कैप प्लस 5 j कैप, 5 i कैप प्लस 5 j कैप, वेक्टर c कितना पता है 5 j कैप। क्या बोला था सर, सेम वाले के साथ सेम को ऐड करते हैं, अब तो आई कैप कॉमन ले लूं तो 5 प्लस 5 10 आई कैप, 5 प्लस 5 10 जे कैप। इसका मतलब जो आप इस रिजल्टेंट की बात कर रहे थे सर, आर इजकल टू 5 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, तो हमारा फर्स्ट पार्ट डन इट, खत्म है। अब क्या पूछा सेकंड में, मैग्नीट्यूड बताओ, तो हमने क्या बोला था, अगर कोई वेक्टर क्या दिया हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो रिजल्टेंट क्या कहता है, कुछ नहीं करना है, जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, व्हाट इज द एक्स, यहाँ 10 वाई भी 10, तो लिख लो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, कितना लिख सकते हैं 100 प्लस 100, ये हमारा हो जाएगा 200, तो क्या लिख उसको 10√2 लिख सकते हैं, दैट इज आवर रिजल्टेंट। हमको यहां से पता हो गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आने चाहिए, समेशन में कैसे अप्लाई करते हैं, समेशन को रिजोल्यूशन के साथ कैसे लिखते हैं, बाकी दो वेक्टर तो पता था, थर्ड को रिजॉल्व करना पड़ा। अगर आप देखेंगे अभी तो अच्छे एग्जाम की बात की जाए, आईआईटी हो या फिर मेंस का एग्जाम हो, मेडिकल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में एक मिक्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। मिक्स ऑफ क्वेश्चन कहने का मतलब है कि थोड़ा सा रिजोल्यूशन होगा, थोड़ा सा वेक्टर होगा, थोड़ा सा और कोई कंसेप्ट मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हमको इस सब क्वेश्चन से पता चला कि कैसे कैसे हम लोग इसको
यूटिलाइज कर सकते हैं इन सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो देखो समझने के लिए बहुत कम चीज होता है यहाँ पे। अगर इसकी बात करूं तो ये मैं नंबर ऑफ टाइम रिपीट करते चलेंगे। अगर आप क्लास में इसको प्रॉपर्ली देखते चलेंगे तो आपको बहुत रिक्वायर्ड होगा। और एक बात, हम लोग जिस वे से एक्सप्लेन कर रहे हैं आपका वैल्यूएबल आउटपुट भी बेहतर है। अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन किया जाए, कुछ अलग तरीके से होया जाए, तो आप हमारे पर्टिकुलर वेबसाइट पे मेल करेंगे, जो भी आपका सेशन होगा हम लोग उसको कंसीडर करेंगे कि आप इसमें और क्या इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। एक चीज होता है कि पढ़ाने के तरीके में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप ऑनलाइन लेक्चर में हर चीज को विजुअलाइज तो कर सकते हैं, बट आपका कुछ अच्छा सजेशन होगा, हम लोग क्या करेंगे उस सजेशन को अपने आउटपुट में डालेंगे। अगर किन्हीं को लगता है कि हम कुछ नया सजेशन डालना चाहिए, आप क्या करेंगे हमारे पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे, उस पर आपको ईमेल मिलेगा, उस ईमेल पे आप ईमेल कर सकते हैं, नहीं तो आप कांटेक्ट करके मैसेज डाल सकते हैं कि हम लोग क्या और कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो आपको हो सकता है बहुत लोग को लगता होगा सर कुछ और इसमें एवोल्यूशन हो सकता है, तो हम लोग जरूर कोशिश करेंगे आपके एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरने के लिए, जितना भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं करेंगे। आपका आउटपुट बहुत मायने रखता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को 2-3 तरीके से पढ़ा। जो इंपॉर्टेंट समरी थी आज की, अगर x के साथ एंगल मैच कर रहा है तो x को r cos थीटा, y के साथ r sin थीटा लिखते हैं, उसको वेक्टर में कैसे मर्ज करते हैं, कुछ क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को रीड करेंगे, इसी लेक्चर को थोड़ा हम लोग 2 एंगल से, जो कि हमने सिर्फ यहाँ पे x और y की बात करी है, हम लोग छोटा सा चीज इंट्रोड्यूस करेंगे जहां पे हम लोग z एक्सिस की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।